नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 3 जून और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज के डेली 30 में जो टॉपिक हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, इकोनॉमी का बिल्कुल बेसिक टॉपिक, बेसिक नॉलेज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय आय के बारे में बात कर लेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेंगे, राष्ट्रीय आय लेखांकन के बारे में बात कर लेंगे और 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर पे। कुछ लोगों का कहना है कि एक्सप्लेनेशन सामने रखा जाए। कई लोगों ने मुझे आज मैसेज किया कि एक्सप्लेनेशन, जैसे मैं एक बार क्वेश्चन जब डिस्कस करने चलता हूँ तो पढ़ता हूँ तो मुझे आंसर याद हो जाते हैं, मुझे फैक्ट्स कुछ याद हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर जब डिस्कस करता हूँ आप लोगों के सामने, तो मैं उन्हीं फैक्ट्स को बोलता रहता हूँ। आंसर भी मुझे लगभग पता रहते हैं, जहां मुझे कंफ्यूजन होती है मैं ओपन करके देख लेता हूँ। आज कई लोगों ने कहा कि सर जब सामने रहता है तो मुझे ज्यादा समझ में आता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको आपके सामने रह के आज डिस्कस करूंगा। करंट आज बाद में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो इसको कंटिन्यू, मतलब ऐसे मिक्स करके करते रहेंगे जिससे टेस्ट बना रहे, ऐसा ना लगे कि एक ही तरीके से डिस्कशन होता जा रहा है। बाकी आप लोगों को ये कैसा लग रहा है, ग्रुप में जो जो लोग नहीं शामिल हुए हैं, जिन्होंने पेमेंट किया है, वो लोग स्लिप हमको भेजकर और व्हाट्सएप करके उसमें शामिल हो सकते हैं। और आप लोग जो अपना परफॉर्मेंस शेयर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी पहल है। आप परफॉर्मेंस अपना डेली का शेयर करिए, आपस में डिस्कशन पढ़ाई की करिए, एक दूसरे से प्रोत्साहित हुई। और अगर आपको डर लगता है, आपका स्कोर कम आता है, उसको ओपन कर दीजिए, लगाइए स्टेटस पे और दिखाइए सबको कि मेरा कम आ रहा है, मैं स्वीकार कर रहा हूं, मेरा ज्यादा आ रहा है तो मैं शाबाशी के लायक हूं। ऐसा करके देखिए, फिर आपका देखिए स्कोर कहां से कहां पहुंचता है। और इसमें लोगों को जोड़ने का प्रयास आप इसलिए करिए जिससे कि ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा अच्छा आपका कंपटीशन होगा, ज्यादा अच्छा से आपकी तैयारी आप कर पाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखांकन किसी भी अर्थव्यवस्था में समग्र रूप से आर्थिक गतिविधियों के मापन के लिए होता है। क्या ये बात सही है? ऐसा होता है? अगर ये बात सही है तो आप बताइए सही है, और आप टिक करिए आंसर को कि हाँ सही है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको बताइए कि नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा यहां पर है कि प्रोफेसर पीगू को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक माना जाता है। प्रोफेसर पीगू को, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रोफेसर पीगू थे वो राष्ट्रीय आय लेखांकन के जनक नहीं थे। एक प्रोफेसर हुए हैं साइमन कुजनेट्स, तो साइमन कुजनेट्स थे। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। और यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, केवल एक सही है। प्रोफेसर जो कुजनेट्स है, साइमन कुजनेट्स ने राष्ट्रीय आय लेखांकन को शुरू किया था। फादर ऑफ इनकम अकाउंटिंग उनको माना जाता है। और राष्ट्रीय आय लेखांकन का तात्पर्य क्या होता है? ये उन विधियों या तकनीकों से मतलब रखता है जिनका उपयोग किसी भी अर्थव्यवस्था में समग्र रूप से आर्थिक गतिविधियों के मापन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति या संस्था की आय की गणना की जा सकती है, ठीक उसी प्रकार एक देश की आय की भी गणना की जा सकती है। मान लीजिए कि आपका महीने का जो आपको मिलता है और उसमें क्या किस मद में आप खर्च कर सकते हैं, कितना करते हैं, उसको आप नोट कर सकते हैं ना। कितना बचता है या कम पड़ता है, ये आपको पता चलता है ना। यही चीज आप देश के बारे में कर लें। कल का टॉपिक क्या है ग्रुप में आपको बता दिया जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। पहला, उत्पादन और विनिवेश अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं। उत्पादन और विनिवेश अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं। कोई दिक्कत? बिल्कुल सही बात है। असत्य पूछ रहा है यहाँ पे, तो महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं, बिल्कुल सही है। क्रेता का व्यय विक्रेता की आय बन जाता है। क्रेता का व्यय विक्रेता की आय बन जाता है, बिल्कुल सही है। मान लीजिए कि कोई सामान आपने बिस्किट खरीदा जाके, तो आपने जो व्यय किया उसी से विक्रेता को आय हो रही, बिस्कुट बेचने वाले को। वस्तुएं और सेवाएं विक्रेता से क्रेता की ओर प्रवाहित होती हैं। मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है तो वो विक्रेता से क्रेता की ओर आती है ना, बेचने वाला हमेशा खरीदने वाले को देता है, ये भी सही है। लास्ट स्टेटमेंट पढ़िए, मौद्रिक भुगतान विक्रेता से क्रेता की ओर प्रवाहित होता है। जो मॉनेटरी पेमेंट्स है वो फ्लो फ्रॉम द सेलर टू द बायर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गलत है। भुगतान कौन करेगा? वो क्रेता करेगा, विक्रेता नहीं करेगा। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। असत्य कथन आपसे पूछा जा रहा था और बाकी सब सही है ना। सेवाओं का जो प्रवाह होता है वो एक निश्चित दिशा में होता है, और मौद्रिक जो प्रवाह होता है वो एक दूसरी दिशा में होता है। जो सेवा लेगा जो सेवा लेगा वो पैसा देगा, तो सेवा विक्रेता से क्रेता की तरफ जाएगी, लेकिन जो पैसा है वो क्रेता से विक्रेता की तरफ जाएगा। अगला प्रश्न, आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया में सामान्यतः उत्पादन के साधनों में निम्नलिखित में से किसे या किन्हें सम्मिलित किया जाता है? जो इस समय का मॉडर्न प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें किसको शामिल किया जाता है उत्पादन साधनों में? बाजार, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता, है ना। ये आपके सामने ऑप्शन है, किसको शामिल इसमें किया जाता है ये बताना है। भूमि शामिल है, बिल्कुल सही है। श्रम शामिल है, पूंजी शामिल है, उद्यमिता शामिल है। अब आजकल एंटरप्रेन्योरशिप को भी शामिल किया जाता है।
लेकिन जो बाजार है वो उत्पादन में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? बी, 2, 3, 4 व 5। बाजार जो है वो इसमें शामिल नहीं होता है, बाजार इसमें शामिल नहीं है। 4 साधन होते हैं सामान्यतः, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता, है ना? लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया और एंटरप्रेन्योरशिप जो है, यानी कि जब आप उद्यमिता आप में नहीं होगी, ये सब कुछ आपके पास रखा रहे तो क्या मतलब है? किताबें आपके पास रखी हैं लेकिन आपको पढ़ना ही नहीं आता है। यही कार्यक्रम है डेली 30, आपको पढ़ना सिखाता है। यही कार्यक्रम है डेली 30, आप में साहस लाता है कि आप पेपर को कैसे करेंगे, है ना? डर को दूर भगाता है। टेस्ट आप रोज देते हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज टेस्ट देते हैं, डर भाग जाएगा, छूमंतर हो जाएगा। धन के प्रवाह का माप कैसे किया जाता है? धन के प्रवाह को मापा कैसे जाता है? अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो धन का जो प्रवाह है वो कैसे मापा जाएगा? जीडीपी के द्वारा माप सकते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में इसकी गणना क्या तरीके होते हैं? जीडीपी के द्वारा इसको माप सकते हैं और इसकी जो गणना है वो 2 तरीकों से की जाती है। लोगों द्वारा किए गए कुल व्यय को जोड़ दिया जाए तो धन प्रवाह पता चल जाएगा, और दूसरा है फर्मों द्वारा भुगतान की गई जो कुल आय है वो भी तो मार्केट में आ रही है, लोगों के पास जा रही है, तो उसके द्वारा यानी मजदूरी, किराया, लाभ, ये सब जोड़ दिया जाए तो धन प्रवाह कितना फ्लो हो रहा है ये पता चल जाएगा जीडीपी के द्वारा। अगला प्रश्न है, जिन देशों या अर्थव्यवस्थाओं के शेष विश्व से कोई आर्थिक लेन देन नहीं होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको क्या कहा जाता है? बंद अर्थव्यवस्था। यहाँ पर कह रहा है कि उनको कहा जाता है बंद अर्थव्यवस्था। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। जैसे एक होता है ओपन सिस्टम और एक होता है क्लोज सिस्टम। तो आप अगर किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं तो यानी कि आप बिल्कुल क्लोज सिस्टम रख रहे हैं, तो पहला तो सही है। और दूसरा है बंद अर्थव्यवस्था में आयात, निर्यात, विदेशी निवेश और विनिमय दर जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं का विश्लेषण आवश्यक होता है। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइए, एक बात ये बताइए, अगर यहाँ पर आयात निर्यात होता नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं, तो इसकी आवश्यकता क्या पड़ेगी? तो दूसरा गलत हो गया, केवल एक सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो खुली अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है? जो अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध रखे, आदान प्रदान करे, आय व्यय एक दूसरे के साथ हो, आयात निर्यात हो। बंद अर्थव्यवस्था जो कोई किसी के साथ आयात निर्यात, आज का समय बंद अर्थव्यवस्था वाला नहीं है। ज्ञान और कंपटीशन में भी यही जरूरी है, एक दूसरे से शेयर करिए। आपने 29 सही किया, अगले ने 30 किया, आपने 28 किया, अगले ने 29 किया, तो कंपटीशन बढ़ता है। नॉलेज भी शेयर करिए, और नॉलेज शेयर करने से कहीं नहीं जाता, नहीं तो सबसे पहला जो सबसे ज्यादा योग्य व्यक्ति है वही हर जगह टॉप कर जाता है, हर एग्जाम में। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? पहली रैंक हमेशा उसी की आती, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको उसको करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है? शेयर करिए एक दूसरे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा सही है, दूसरा गलत है, पहला सही है। जीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, जीडीपी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला देखिए, यह अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल बाजार मूल्य पर निकाला जाता है। बिल्कुल सही बात है। अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो कुल बाजार मूल्य होता है, अंतिम वस्तुओं सेवाओं, अंतिम वस्तु का मतलब क्या है? मान लीजिए कि कोई आटा से ब्रेड बना रहा है, लेकिन उसके पहले गेहूं था, वो तो किसान ने गेहूं बेचा। अब गेहूं 5 रुपए किलो, 10 रुपए या 15 रुपए किलो बेचा, फिर आटा बना वो 20 रुपए किलो हो गया, फिर ब्रेड बनी वो 25 रुपए पैकेट बिकी। अब अगर सबका दाम जोड़ देंगे तो रिपीटिशन हो जाएगा। तो अंतिम वस्तु गेहूं से क्या बनी? अंतिम वस्तु गेहूं से ब्रेड बनी, डबल रोटी बनी, है ना? और वो जो ब्रेड है उसी का दाम जोड़ लिया जाए तो वो गेहूं भी उसमें आ गया, आटा भी आ गया, ठीक है? इसमें किसी भी देश की घरेलू सीमा के भीतर के निवासियों या गैर निवासियों को सम्मिलित किया जाता है, अगर घरेलू सीमा के भीतर है, सही है। यह एक कोरियाई कंपनी द्वारा भारत में विनिर्मित कारों को भारत में की जीडीपी में सम्मिलित करेगा, ये भी सही है। कोई कोरिया की कंपनी है, जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है कोरिया की, हुंडई। अब हुंडई की कंपनी जो है वो यहाँ पे प्लांट लगाती है और भारत में कार निर्माण करती है, तो भारत की जीडीपी में शामिल किया जाएगा। अगला पढ़िए, टाटा मोटर्स द्वारा ब्रिटेन में विनिर्मित जगुआर कारों को भारत की जीडीपी में नहीं सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि जीडीपी की शर्त क्या होती है? एक निश्चित समय अवधि में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जो होता है, कुल बाजार मूल्य जो होता है, उसको कहते हैं। लेकिन ये होना क्या चाहिए? हमारी सीमा के अंदर होना चाहिए, घरेलू सीमा के अंतर्गत होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर तो डी हो जाएगा। अब घरेलू सीमा के अंतर्गत होना चाहिए, जो कि टाटा मोटर्स तोड़ रही है, वो घरेलू सीमा के बाहर जा रही है, घरेलू सीमा के अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है? मतलब किसी व्यक्ति या फर्म के द्वारा राष्ट्रीयता पर विचार किए बिना घरेलू सीमा के भीतर उत्पादन किया जाता है। वो कोरिया की कंपनी है या इंग्लैंड की कंपनी है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो भारत में कर रही है तो भारतीय जीडीपी में जोड़ा जाएगा।
जापानी कंपनी यहाँ के लगाएगी तो यहाँ के जीडीपी में जोड़ा जाएगा, लेकिन भारत की कंपनी अगर जापान चली जाएगी तो वो उसकी जीडीपी में जुड़ेगा, भारत की जीडीपी में नहीं जुड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश की आर्थिक सीमा में सम्मिलित किया जाता है दूतावास, प्रव्रजन कार्यालय, कस्टम के नियंत्रण में आने वाले समुद्र तट के उद्यम, उपयुक्त सभी, किसको सम्मिलित किया जाता है बताइए। बहुत सही से उत्तर दीजिए, इसका उत्तर दीजिए। आर्थिक सीमा की बात हो रही है तो दूतावास भी इसमें सम्मिलित होगा, प्रव्रजन कार्यालय भी सम्मिलित होगा, कस्टम के नियंत्रण में आने वाला जो समुद्र तट का उद्यम है वो भी। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, इसमें सब के सब सम्मिलित इसमें हो जाएंगे। सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स में घरेलू सीमा को आर्थिक सीमा के रूप में परिभाषित किया जाता है ना, और राष्ट्रीय आय लेखांकन में इसका अलग अर्थ और महत्व होता है। घरेलू या आर्थिक सीमा वैसे देश की भौगोलिक सीमा से संबंधित होती है, और आर्थिक सीमा में भौगोलिक सीमा को भी सम्मिलित किया जाता है, पर आर्थिक सीमा और भौगोलिक सीमा एक वैसे नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? भौगोलिक सीमा अलग होती है, आर्थिक सीमा अलग होती है। जैसे वायु क्षेत्र और क्षेत्रीय जल क्षेत्र पर मत्स्यन करना, ईंधन या खनिज का दोहन करना, वो राष्ट्र का अधिकार होता है, आर्थिक सीमा के अंतर्गत ये शामिल होता है। शेष विश्व में अगर आप देखें तो विदेशी अंतर क्षेत्र, जिनके अंतर्गत दूतावास है, मिलिट्री बेस है, प्रव्रजन कार्यालय भी है, ये भी शामिल होते हैं। ठीक है, मुक्त क्षेत्र जो है वो भी शामिल होते हैं, है ना। अब जैसे मुक्त क्षेत्र है, कस्टम के नियंत्रण में आने वाले समुद्र तट के उद्यम, लेकिन इसके अंतर्गत देश की सीमा में दूसरी सरकारों या देशों के अंतः जो क्षेत्र है, विदेशी क्षेत्र, वो नहीं आएंगे। मान लीजिए कि भारत में कोई दूतावास है किसी दूसरे का, तो वो हमारे में शामिल नहीं होगा, वो उनके में शामिल होगा, जहां विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं या उनके कार्यालय या अन्य देशों के मिलिट्री बेस हैं। तो ये ध्यान रखना इसमें होता है। अगला प्रश्न, एक दो बार इसको पढ़ेंगे, सब समझ में आपको आ जाएगा, उलझिएगा मत। अगला जो प्रश्न है कि जब वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य की गणना चालू वर्ष की कीमतों पर की जाती है ना, तो वह चालू मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद या सांकेतिक जीडीपी कहलाता है। चाहे उसको सांकेतिक जीडीपी कहिए, यानी कोई वस्तु या सेवा है जिसकी मूल्य की गणना आप चालू वर्ष की कीमतों पर कर रहे हैं, तो इसको सांकेतिक जीडीपी कहते हैं, या इसको चालू मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि जब वस्तुओं एवं सेवाओं की मूल्य की गणना आधार वर्ष की कीमतों पर की जाती है तो उसे स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद या वास्तविक जीडीपी कहते हैं। तो दूसरा भी सही है, जब इसकी गणना आधार वर्ष की कीमतों पर करेंगे तो ये भी सही हो जाएगा, और सही उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों सही है। तो सांकेतिक जीडीपी क्या होता है? जब वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य की गणना चालू वर्ष की कीमतों पर, और वास्तविक जब इसकी गणना आधार वर्ष की कीमतों पर। भाई इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू सीमा के भीतर या बाहर एक देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? सोचकर उत्तर दीजिएगा, क्या कहा जाता है? तो घरेलू सीमा के भीतर जो एक देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाएं हैं, उनके मूल्य को क्या कहेंगे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल इनकम इनको कहा जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसको कहेंगे। जीएनपी और जीडीपी वैसे तो आप देखेंगे तो ये घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संबंधित है। जीडीपी क्या होता है? एक निश्चित समयावधि में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर दो चीजें, चाहे वो निवासी हो चाहे गैर निवासी हो, उससे नहीं मतलब है, लेकिन दो चीजें एक निश्चित समय अवधि और घरेलू सीमा के भीतर हो, उनके द्वारा जो उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा होगी वो जीडीपी हो जाएगी। यानी उत्पादन किसके द्वारा किया गया है, इसके स्थान पर यहां पे महत्व दिया जाता है कि उत्पादन कहां हुआ है। दूसरी चीज यहां पर है घरेलू सीमा के भीतर या बाहर एक देश के निवासियों द्वारा जो उत्पादन होता है उसको हम जीएनपी कहते हैं। अब यहां पर देश का निवासी इंपॉर्टेंट है, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए, वो चाहे यहां करे चाहे बाहर करे, तो उसको हम जीएनपी कह देते हैं। तो ये दोनों चीजों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अचल पूंजी का उपभोग मूल्य यानी कि जो डिप्रिसिएशन कास्ट है उसको निकाल दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? शेष जो मौद्रिक मूल्य है उसको क्या कहा जाता है? तो शेष मौद्रिक मूल्य को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या नेट नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। इसका जो फार्मूला है वो ये है कि जीएनपी में से आप अचल पूंजी उपभोग मूल्य निकाल देंगे तो ये क्या बचेगा? ये आपका बचेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बचेगा। ठीक है ना, जीएनपी माइनस एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस अचल पूंजी उपभोग मूल्य। ठीक है, तो अचल पूंजी उपभोग मूल्य मतलब डिप्रिसिएशन कास्ट,
उसको निकाल देंगे तो जो शेष बचेगा, शेष मौद्रिक मूल्य जो है, उसी को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? और ये प्रश्न गारंटेड है कि सबको पता होगा, इसका उत्तर सबको पता होगा। 1868 की बात है। 1868 में दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम क्या था जरा बताइएगा? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उसी में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी इन्होंने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ये मेरा टच लैपटॉप है तो टच होने पे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना, तो इसके लिए सॉरी। तो 1868 ईस्वी में ये दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले लगाया था। उनकी पुस्तक का नाम भी इंपॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, कैसे की जाती है प्रति व्यक्ति आय की गणना? कैसे करते हैं आप, जरा सोच के बताइए, उत्तर दीजिए। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को अगर आप जनसंख्या, कमाऊ जनसंख्या नहीं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से आप भाग देते हैं, घरेलू उत्पाद को नहीं, जो राष्ट्रीय, जैसे मान लीजिए कि 10 लोग हैं, एक क्षेत्र में 10 लोग रहते हैं, तो 10 लोगों की इनकम आप जोड़िए, है ना, शुद्ध राष्ट्रीय पूरा एक राष्ट्र बनाइए, उसको जोड़ लीजिए और 10 से भाग दे दीजिए, तो प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। तो कुल, अगर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दे तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से डिवाइड करके हमको प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, ठीक है, कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल, 1 मिनट, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय आपसे पूछी जा रही है ना, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? हाँ ठीक है, ऐसा भी आप कह सकते हैं, कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को अगर हम क्या करें, कुल जनसंख्या से भाग दे दे तो ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। औसत आय, प्रति व्यक्ति आय का मतलब औसत आय, तो कुल राष्ट्रीय आय यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय जो उत्पाद है, एक ही चीज है, उसको अगर कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दे, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, पूंजीगत वस्तुओं को वह हानि जिसका प्रत्येक अर्थव्यवस्था को टूट फूट के रूप में भुगतना पड़ता है क्या कहलाता है? तो उसको क्या कहते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। वियर एंड टियर इसको बोलते हैं, टूट फूट, और इसके लिए एक शब्द है, और उस शब्द का नाम क्या है जरा बताइएगा। टेस्ट आप कर रहे हैं, बताइए, इतना आपको आता होगा ये प्रश्न। तो यह है डेप्रिसिएशन, हिंदी में इसको मूल्य ह्रास कहते हैं। क्या है? मूल्य ह्रास या डेप्रिसिएशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ध्यान रखिएगा। तो जैसे उत्पादन प्रक्रिया में बहुत सारी मशीनरी लगती है, मशीनरी घिस रही है, उसमें कुछ टूटन फूटन हो गई, कुछ आपको चेंज कराना पड़ा, तो अब उसमें उसके दाम में घटोतरी हुई। जैसे कार, आप ये बाइक खरीदते हैं, उसको 1 साल चलाते हैं, तो उतने रेट की वो फिर नहीं रह जाती, उतने मूल्य की नहीं रह जाती। अब आपको, अगर आप उसका रेट लगा देंगे कि जितने का हम लाए थे उतने का बेचेंगे, उतना आप उसका पैसा लेना चाहेंगे, तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसमें घिसावट हो गई। बात समझ में आ रही है? उसमें घिसावट हो गई, और घिसावट होने के कारण आपको फिर उतना पैसा नहीं मिलेगा। तो इसी को मूल्यह्रास कहा जाता है। ऐसे अर्थव्यवस्था में जो, मतलब आप कह सकते हैं कि जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं उनमें जो हानि होती है उसको हम कहते हैं मूल्यह्रास, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, मूल्यह्रास की राशि को समायोजित करने के बाद जब जीडीपी की गणना की जाती है तो जीडीपी को क्या कहा जाता है? जैसे जीडीपी है और उसमें मूल्यह्रास निकाल दिया गया, अब गणना की जा रही है जीडीपी की, तो उसको हम क्या कहते हैं? कहने का मतलब ये है कि जब जीडीपी में से, यानी एनडीपी है आपको निकालना, और जीडीपी में से अगर आप मूल्यह्रास घटा रहे हैं तो अब उसको क्या कहेंगे? एनडीपी कहेंगे, ठीक है। एनडीपी निकालते हैं इससे, जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाएंगे तो इसको क्या कहेंगे? एनडीपी कहेंगे, निवल घरेलू उत्पाद कहेंगे, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको कहेंगे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कोई जीडीपी है और जीडीपी जितना आया उसमें से मूल्यह्रास आपने घटा दिया तो एनडीपी निकलेगा, ठीक है ना। तो एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, ये फार्मूला होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। निवल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे हम ज्ञात करते हैं? तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो एनएनपी में कहते हैं, एनएनपी, और उसको जीएनपी में से मूल्यह्रास घटा देंगे। जो वहां पे ध्यान रखिएगा, जीडीपी में से मूल्यह्रास घटा रहे थे तो एनडीपी मिला था, है ना। ऐसे ही आप इसको एनएनपी को निकालने के लिए जीएनपी में से घटा देंगे, तो एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। ये सॉरी ये वाला सही उत्तर हो जाएगा।
एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन को जब निकालते हैं एनएनपी में जीएनपी में से तो एनएनपी हमको मिल जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। निवल राष्ट्रीय उत्पाद ऐसे ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न, बाजार मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान आपको करना है कि कौन सा इसमें असत्य है। अब बाजार मूल्य के बारे में बात हो रही है। बाजार मूल्य वस्तुतः वस्तुओं एवं सेवाओं के वास्तविक लेन देन का मूल्य है। कोई दिक्कत? बिल्कुल सही है, वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक लेन देन का ये मूल्य है। बाजार मूल्य में अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी सम्मिलित होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अप्रत्यक्ष कर वस्तु के मूल्य को घटा देते हैं। मान लीजिए कि कोई 4 रुपए की चीज थी, उसमें 18% उसमें कोई टैक्स लगा दिया गया अप्रत्यक्ष, तो मूल्य घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। तो तीसरा जो ऑप्शन दिया है ये गलत है, यही सही उत्तर हो जाएगा सी, है ना, ये असत्य कथन है। और सब्सिडी बाजार मूल्य को कम करती है, ये सही है। मान लीजिए कि 4 रुपए की कोई चीज थी, 4 रुपए का पार्ले बिस्किट आप खाते थे बचपन में, 1 रुपए की सब्सिडी कहीं से मिल गई आपको, है ना, किसी ने दे दिया, तो 3 ही रुपये को 3 भी रुपये पे करने पड़ेंगे, 3 रुपये में मिल जाएगा। गवर्नमेंट भी ऐसे करती है ना, खाद पे सब्सिडी दे देती है, अन्य बहुत सारी चीजों पे सब्सिडी दे देती है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखिए, यानी बाजार मूल्य वस्तुओं एवं सेवाओं का वास्तविक जो लेन देन है वो मूल्य है। अप्रत्यक्ष कर अगर इसमें लगेंगे तो बढ़ेगा और सब्सिडी जो लगेगी तो घटेगा, लेकिन इसमें सब शामिल होते हैं। ठीक है, शामिल तो दोनों होते हैं, अप्रत्यक्ष कर वस्तु के मूल्य को घटाएगी बढ़ाएगी और सब्सिडी जो है वो घटा देगी। अगला प्रश्न, साधन लागत पर गणना करते समय अप्रत्यक्ष कर को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी को घटाया जाता है। क्या ये बात सही है? अगर दोनों बातें सही हैं तो सी उत्तर हो जाएगा, अगर गलत है तो डी उत्तर हो जाएगा, है ना। अप्रत्यक्ष करों को घटाया जाता है, क्या किया जाता है? अप्रत्यक्ष करों को इसमें घटा दिया जाता है, इसमें सही उत्तर डी होगा। और सरकार द्वारा जो दी गई सब्सिडी है उसको जोड़ दिया जाता है ना, ये दोनों गलत है। साधन लागत पर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन में प्रयुक्त या उपभोग की गई उत्पादन के सभी कारकों को जो उनका जो लागत है उसमें अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, साधन लागत पर गणना करते समय जो अप्रत्यक्ष कर होंगे उनको निकाल दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, और सरकार जो सब्सिडी दे रही है उस सब्सिडी को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या से हस्तांतरण या भुगतान मतलब हस्तांतरण भुगतान के उदाहरण है या है, यानी कि एक भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में आपने सुना है, तो यहाँ पर आप ध्यान से इसको देखिए। यहाँ पर विधवा पेंशन है, यानी कि जो विडो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप है, ये सब आप डीबीटी के माध्यम से जाते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, तो सभी इसमें सही हो जाएंगे। सब इसी के द्वारा तो जाते हैं, सीधे खाते में भुगतान अब कर दिया जाता है। और ये ऐसे भुगतान होते हैं जिसके बदले में इन व्यक्तियों द्वारा कोई आर्थिक गतिविधि या सेवा नहीं ली जाती, इनको हेल्प किया जाता है सीधा, है ना। ऐसा नहीं कि वृद्धावस्था पेंशन जिनको मिलेगा उनसे कहा जाएगा अचार बना के गवर्नमेंट को दो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, छात्रों को दिया जाता है यानी उनकी पढ़ाई में हेल्प हो जाए, इसलिए बदले में कुछ नहीं। सभी व्यक्तियों या परिवारों द्वारा एक वर्ष में अर्जित कुल आय क्या कहलाती है? एक साल में जो अर्जित आय है वो क्या कहलाती है, जो सभी व्यक्तियों या परिवारों के द्वारा अर्जित की जाती है? तो ये जो आय है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय कहते हैं। व्यक्तियों या परिवारों के द्वारा जो अर्जित होगी ये पर्सनल इनकम होती है। सभी व्यक्ति हों या परिवार हो एक वर्ष में जितना भी आय करते हैं, है ना। अब इसमें एलपीजी सब्सिडी जैसे हस्तांतरण भुगतान भी शामिल होते हैं जो उनको मिलते हैं। जैसे मान लीजिए 800 का सिलेंडर है, 200 रुपये गवर्नमेंट ने, खैर अब दे ही नहीं रही है, तो 20-20 रुपये सब्सिडी दे रही है। तो परिवारों द्वारा कल्याणकारी भुगतान जो प्राप्त किए जाते हैं ये सब इसी में शामिल होते हैं, क्योंकि उनकी आय तो हो रही है, भले उसके बदले वो काम नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय की गणना में किसे नहीं जोड़ा जाता है? एक मजाक वाला भी प्रश्न कर लेते हैं, किसको नहीं जोड़ा जाता है राष्ट्रीय आय की गणना में? अब यहाँ पे पहला वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जोड़ा जाता है, बेचे गए पुराने फ्रिज का मूल्य नहीं जोड़ा जाएगा, गृहिणी की सेवाओं को नहीं जोड़ा जाएगा, पूछा रहा है कि नहीं जोड़ा जाता, तो यहाँ बी और सी। एक ट्रिक आपको बताता हूँ, जहां पर ऐसे ऑप्शन होते हैं अधिकतर 95% उत्तर ऐसे ही होता है जैसे यहाँ पे दिया दोनों, लेकिन कहीं कहीं बेवकूफ भी बनाया जाता है, मैं भी बनाता हूँ। और जब आप संडे को टेस्ट दे रहे होंगे तो आप ऐसे बेवकूफ बनने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, व्याख्या सही से पढ़िएगा, बता दे रहा हूँ। चलिए अब करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं फटाफट और इस सेशन को समाप्त करते हैं 15 मिनट में। केंद्र सरकार द्वारा जेबी महापात्रा को 3 महीने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है, इसीलिए चर्चा हो रही है, नियुक्त किया गया है।
और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का द्वारा ये प्रशासित होता है। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा 1963 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम बना था और उसी के तहत सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसको स्थापित किया गया था। एक वैधानिक निकाय है, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल इकाई है ये, और मतलब वित्त से संबंधित ये कार्य करता है, और ये वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग जो है उसके द्वारा ये प्रशासित होता है, यानी इसका एडमिनिस्ट्रेशन उसी के हाथ में है। अगला प्रश्न, हाल ही में न्यू गिनी के वर्षा वनों में खोजी गई लिटोरिया मीरा किस जीव की एक प्रजाति है? साइंस एंड टेक में आपसे पूछा जा सकता है कि लिटोरिया मीरा क्या है। तो लिटोरिया मीरा जो है ये एक फ्रॉग की प्रजाति है, मेढक की प्रजाति है, मेढक की ये प्रजाति है। और ये खोजी कहाँ गई है? ये खोजी गई है न्यू गिनी के वर्षा वनों में, है ना। मीरम ये लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित या अजीब, उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है। और ये ट्री फ्रॉग है, यानी कि पेड़ पे पाया जाने वाला। और लिटोरिया मीरा जो है ये इस लिटोरिया वर्ग के अन्य मेढकों से अलग है, कुछ बड़ा आकार है इसका, जालदार हाथ है। ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि मेढक पे आपको रिसर्च नहीं करनी है। बड़े सुंदर सुंदर मेढक होते हैं, है ना। आप डिस्कवरी पे देखिए, हाल ही में किस प्रदेश की सरकार ने अंकुर नामक योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा? बताइए, मतलब पेड़ लगाने के लिए भी सम्मान दिया जाएगा। ऑक्सीजन के लिए आदमी भले मर जाए लेकिन खुद नहीं लगाएगा। ये स्टेट भी ऐसा है जहाँ पे पेड़ पौधे कम है, राजस्थान की बात हो रही है। राजस्थान में अंकुर योजना के तहत अगर कोई पेड़ लगाता है मानसून के दौरान तो उसको सम्मानित किया जाएगा, है ना। ऑक्सीजन की स्थिति देख लिया है ना कोविड के कारण, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। और जो लोग वृक्षारोपण ये करेंगे, ये वायुदूत ऐप पर जाके क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे, और अपडेट जैसे करेंगे वहां पे तो उनको सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, जब उनकी बारी आएगी। ठीक है, तो पेड़ लगाइए, सम्मान भी प्राप्त करिए, और साथ में भविष्य की पीढ़ी के लिए मतलब कुछ करिए। सीएसआईआर ने पानी को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी तकनीक विकसित की है? सीएसआईआर के बारे में आपने सुना है? सीएसआईआर क्या है? जब प्रश्न आए तो थोड़ा सा उसको सोचिए, उसके बारे में भी तैयार करिए। सीएसआईआर क्या है? सीएसआईआर ने जो ये तकनीक विकसित की है उसका नाम क्या रखा है? स्वास्तिक नाम रखा है। क्या नाम रखा है? स्वास्तिक। और ये जो टेक्निक विकसित की गई है ये मतलब हाइब्रिड तकनीक पर आधारित है। दबाव में कमी करके तरल पदार्थ जैसे जल को उबाला जाता है, और साथ ही इसमें रोगाणुरोधी गुणों वाले प्राकृतिक तेलों का भी उपयोग किया जाता है। अगर डिटेल में प्रश्न बनेगा तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी टेक्निक भी आपसे पूछी जाएगी। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी उद्भिदों सहित सभी प्रकार के हानिकारक जो बैक्टीरिया हैं उनको ये समाप्त कर देता है, उनको ये खत्म कर देता है। प्राकृतिक तेलों का उपयोग होता है तो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है, ठीक है। और पानी की समस्या आप जानते ही है ही, ठीक है, बहुत बड़ी समस्या है। और गवर्नमेंट का ये प्लान है कि 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में टोटी लगा के, टैप लगा के हर घर जल सुनिश्चित करने का लक्ष्य है ना। 15 अगस्त 2019 को जब जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद 4 करोड़ घरों के नलों को लगाया जा चुका है, कनेक्शन दिया जा चुका है, और 4 स्टेट भी हो चुके हैं जो इसमें पूरी कंप्लीट स्थिति मतलब कंप्लीट कर चुके हैं लक्ष्य को। उसमें एक कौन है? पहला गोवा था, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसमें एक तेलंगाना है, और एक और कौन सा है जरा बताइएगा? अभी हाल ही में लक्षद्वीप है शायद, है ना। तो ये देख लीजिएगा, ये करंट के क्वेश्चन में मंथली करंट का मैगजीन जो है वो कल तक आपको मिल जाएगी। उसको थोड़ा नए तरीके से मैं कुछ काम उसमें करवा रहा हूँ, तो वो मिल जाएगी कल तक, इसीलिए एक दिन लेट हुई है। और करंट अफेयर का वीडियो एक दिन का एक पार्ट आ गया है, आधा हो गया, और एक दिन और अगले दिन कल या परसों तक एक पार्ट और मिल जाएगा, उसमें पूरा मई करंट कवर किया गया है, खिलवाड़ नहीं, अच्छे से कवर किया गया है। अगला प्रश्न है, IRIS खार्ग नामक युद्धपोत जो हाल ही में दुर्घटना का शिकार हुआ, ये पूछा जा सकता है कि किस देश का है? तो इसको हम तैयार कर लेते हैं, किस देश का है? तो ये ईरान का युद्धपोत था, और ये दुर्घटना का शिकार हो गया। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो खार्ग है, IRIS खार्ग, ये इसका नाम जो रखा गया है खार्ग नामक द्वीप के नाम पर रखा गया है। और अभी हुआ क्या है, ओमान की खाड़ी में डूब गया, और अभी इसके कारणों का नहीं पता चला है कि कैसे ये डूबा है। और यूनाइटेड किंगडम में स्वान हंटर द्वारा इसको बनाया गया था, आधिकारिक तौर पर 1970 में इसको लॉन्च किया गया था। और ये जो है
ईरान का सबसे बड़ा नौसैनिक पोत था, अगर टन भार की दृष्टि से देखें सबसे भारी। ठीक है, और ये खार्ग जो महाद्वीप है ये फारस की खाड़ी में स्थित है। खार्ग द्वीप की अगर हम बात करें तो महाद्वीपीय द्वीप है ये, और फारस की खाड़ी में स्थित है। ईरान के तट से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। मैप में इसको देखिएगा, बुसहर प्रांत द्वारा इसको प्रशासित किया जाता है। समुद्री बंदरगाह भी यहाँ पर पाया जाता है। बाकी नोट्स आपके पास तो सारा मिल ही जाएगा आपको पीडीएफ के फॉर्म में। कौन सा देश लाल पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है? अब पर्यटन को बढ़ावा देना कोरोना के समय में आप सोच सकते हैं कौन सा देश हो सकता है जो लाल पर्यटन को बढ़ावा, वही जिसने कोरोना को फैलाया। 2021 में ये चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2021 में चीनी जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसके अवसर पर रेड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि वह लोगों को उन स्थानों पर जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है जिनका कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ऐतिहासिक या सांस्कृतिक इंपॉर्टेंस रहा है। रेड टूरिज्म का मतलब केवल यही है, कोई लाल लाल टूरिज्म नहीं है कि वहां पर रेड कारपेट पे आपका स्वागत किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं उसमें किया जाएगा। तो रेड टूरिज्म वही है, उन स्थलों को का दौरा करना जो क्रांतिकारी विरासत है चीन के। अब जैसे नन्नू झील है चीन में, पूर्वी चीन और माओ जेडोंग का जन्म स्थान उन स्थानों में से है जिन पर चीन प्रकाश डाल रहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पहली राष्ट्रीय कांग्रेस 1921 में जब हुई थी तो नन्नू झील में हुई थी, एक नाव पर आयोजित की गई थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। माओ जेडोंग की जन्मस्थली जो है वो शान में है। ये भारी संख्या में वहां पे भीड़ अभी देखी गई, लोगों का जमावड़ा देखा गया। तो रेड जो टूरिज्म है वो चाइना डेवलप कर रहा है, और है क्या ये आप समझ गए। अगला जो प्रश्न है, किस राज्य की मुख्यमंत्री ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है, यानी कि लड़कियां अब इंजीनियर बनेंगी, और डॉक्टर खैर पहले से भी खूब बन रही थी, तो इंजीनियर भी है ऐसा नहीं है। अब 33% का आरक्षण तो ये करने वाले बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार की जो सरकार है उसने ऐसा किया है। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% का आरक्षण अब वहां पर दिया जाएगा। ठीक है, बिहार के बारे में बात करें तो ये क्षेत्र के हिसाब से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल इसका 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बीपीएससी में डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश, नेपाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इनसे सीमा इसकी मिलती है। और इसमें मिथिला, मगध, भोजपुर ये बहुत बड़े ऐतिहासिक स्थल हैं, यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थल हैं, और हिंदी और उर्दू इसकी आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता शुरू की है? कोरोना फ्री विलेज कॉम्पिटिशन, उत्तर दीजिए किसने शुरू की है? तो ये जो भारतीय राज्य है वो है कौन? ये महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र राज्य ने ये कोरोना फ्री विलेज कॉम्पिटिशन शुरू किया है, और इसमें कुछ मतलब ऐसी प्रतियोगिता होगी जिसमें राजस्व जिले में 3 गांवों का चयन अच्छे कार्यों और कोविड-19 प्रबंधन के लिए, है ना, उसके लिए जो प्रयास किए गए उसके लिए किया जाएगा, है ना। तो चयन किया जाएगा कि इन्होंने कैसे इसको किया, समाप्त किया अपने यहाँ से कोरोना, कैसे कंट्रोल किया। माई विलेज कोरोना फ्री पहल जो है वो इसीलिए चलाई जा रही है कि जल्दी से जल्दी लोग प्रोत्साहित होकर अपने यहाँ अच्छे से इसको लागू करें। और इसमें अगर प्रतियोगिता जो गांव जीते 3 गांवों को 50 लाख रुपए तक का पुरस्कार भी दिया जाएगा, तो जो गांव है वो कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो पहला पुरस्कार 50 लाख, दूसरा 25 लाख, तीसरा 15 लाख का है। तो मैं तो अगर प्रधान होता या मैं मेरे हाथ में वहां पे होता कुछ, तो मैं तो अपने गांव को बिल्कुल पक्का करा लेता। अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने आर्थिक शोध रिपोर्ट इको रैप प्रकाशित किया है? इको रैप, इको रैप ये शोध रिपोर्ट है, इसका प्रकाशन किसने किया है, किस बैंक ने किया है इसका प्रकाशन, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है भारतीय स्टेट बैंक। कौन है? भारतीय स्टेट बैंक ने ये प्रकाशन किया है इको रैप का। स्टेट बैंक का नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय स्टेट बैंक ने ये जो रिपोर्ट अपनी पेश की है, आर्थिक शोध रिपोर्ट है, इसमें इसने कहा है कि 21-22 के लिए भारत की जीडीपी 7.9% की दर से बढ़ेगी। ऐसी उसने क्या की है, ऐसा फोरकास्ट किया है, ऐसी भविष्यवाणी की है। और पहले इसने कहा था 10.4% बढ़ेगी, अब फिर से कोविड की लहर आई, अब देखिए तीसरी लहर आती है तो कितना घटाता है। भारतीय स्टेट बैंक के बारे में बात करें, 1955 में एक अधिनियम लाया गया, उसी के तहत इसका गठन किया गया था, मई 1955 में, है ना। और 1 जुलाई को इसका गठन कर दिया गया, मई में अधिनियम, और मई जून के बाद में जुलाई में इसका गठन कर दिया गया। और अंतिम प्रश्न है आज का, किस राज्य सरकार ने अपनी 7 निजी विश्वविद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा प्रदान करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? अधिकतर जब ऐसे प्रश्न स्टेट लेवल पे पूछे जाते हैं तो आप यूपी ही टिक करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं है, ये ऐसा करने वाला गुजरात है, इसीलिए प्रश्न मैंने यहाँ पे डाल दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी वहां के मुख्यमंत्री है। विजय रूपाणी ने ये सैद्धांतिक मंजूरी दी है, और इसके अंतर्गत ये सीईपीटी यूनिवर्सिटी है, निर्मा यूनिवर्सिटी है, दीनदयाल
एनर्जी यूनिवर्सिटी है पंडित दीनदयाल, और अहमदाबाद यूनिवर्सिटी है, धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, मारवाड़ी यूनिवर्सिटी है और चारुतार यूनिवर्सिटी है। तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा इनको दिया जाएगा। और ये जो विश्वविद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टैग मिलेगा, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों जो संस्थान हैं उनसे कांटेक्ट करने का, उनसे कनेक्ट होने का, उन अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देने का, स्टार्टअप बनाने का, इसमें हेल्प मिलेगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की अगर हम बात करें, इसी में लगे हाथ देखें तो यूजीसी 1956 में स्थापित हुआ था, एक अधिनियम लाया गया था और उसी के तहत इसकी स्थापना की गई थी। उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण, रख रखाव, ये सब ये करता है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के धन का वितरण करता है ना, कैसे कैसे उनको क्या जरूरत है, ग्रांट जो देनी है, ठीक है। और भोपाल, पुणे, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, बेंगलोर में इसकी 6 केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यालय है। मुख्यालय दिल्ली में है, लखनऊ में इसका कार्यालय नहीं, लेकिन भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में है, गुवाहाटी में है, हैदराबाद में है, लखनऊ में नहीं है, भोपाल में है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसका पीडीएफ जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको मिल जाएगा, टेस्ट भी इनका उनको मिल जाएगा। बाकी लोगों के लिए वीडियो फ्री है इस समय, आप उनको देखिए, लाभ उठाइए। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आइए स्क्वायर अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, उस पर ज्वाइन करिए जाके सीधे इसको, या अगर कोई समस्या है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। हमारा नंबर जो है वो क्या है वो आपको पता ही होगा। हमारे नंबर पर आप कांटेक्ट करके हमसे इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। बात समझ में आई? जो भी जानकारी आपको लेनी है हमसे जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं। 6307281212 ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, 6307281212 ये नंबर है। इस पर आप जानकारी ले सकते हैं अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए। बाकी बहुत सारे टेस्ट सीरीज और प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं ऐप पर, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी तैयारी को आप एक गति देते रहिए, हमेशा इसलिए ना तैयार करिए कि आपको पास करना है, ऐसे तैयार करिए कि फेल कतई होना ही नहीं है, केवल पास करना है, यानी कि बॉर्डर पे जाना है। ऐसी तैयारी कर लीजिए कि कुछ भी कितना भी कठिन पेपर आ जाए, फेल तो होना ही नहीं है, केवल पास करना है, केवल और केवल पास ही करना है। केवल पास करना है और केवल पास करना है, दोनों में अंतर है। केवल पास करने मतलब किसी तरह से मेरिट को टच कर जाना है, तो आप सुस्त बैठे रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। बाकी सारी चीजें जो है आपको मिल जाएंगी, कल का टॉपिक ग्रुप पे बता दिया जाएगा।